हर साल नॉर्थन कैलिफोर्निया के एक जंगल में एक सीक्रेट सेरेमनी होती है जो पब्लिक और मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से बिल्कुल दूर होती है। इस इवेंट में दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल होते हैं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, पावरफुल बिजनेस लीडर्स, बैंकर्स, सीईओ और कुछ एक्टर और आर्टिस्ट। ये इवेंट इतना सीक्रेट है कि इस एरिया को एक्स मिलिट्री मैन गार्ड करते हैं जो नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल कैमरास और मोशन डिटेक्टर से लेस है। कोई भी इस एरिया के करीब नहीं आ सकता। कोई भी ये नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है। कभी कभी तो सीक्रेट सर्विस भी यहाँ मदद के लिए होती है। So he went and snuck in to this place where like former presidents go. There's a photograph of Ronald Reagan with Herbert Walker Bush and a couple other people all standing around. And it's like these are the people that used to hang out at this place, and they would put on robes and they would worship an owl god, and they would burn an effigy. And then no one's denying that it's real. This really did happen. They're in with these bankers and former presidents, and they're dressed like druids. Yes. And some guy brings over something that it's an effigy that's supposed to be a body, a wrapped up effigy. It's also a bunch of sticks in a blanket, but it's like shaped like a body. Yeah. And then they drop it on the fire, and they're all worshiping an owl god. और आखिर ये पावरफुल लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या ये वही सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया को चलाती है? और क्या ये सेरेमनी उनके सैटेनिक फैंटेसीज को पूरा करने का एक तरीका है, या फिर ये सिर्फ एक क्लब है जहां रिच और पावरफुल लोग अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं पब्लिक से दूर आकर? तो मेरा नाम है नीरव और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ जो मिस्ट्री, कॉन्स्पिरेसी, वॉर और क्राइम के बारे में होती है। अगर आपको ये सब पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये है बोहेमियन ग्रोव, द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी इन द वर्ल्ड। अगर आप एक यूएस पॉलिटिशियन हैं और आपके सपने में एक दिन यूएस प्रेसिडेंट बनना शामिल है, तो आपको हर रोज वॉशिंगटन डीसी के रूथलेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है। आपके दुश्मन आपके हर कदम को क्लोजली वॉच करते हैं और जब भी मौका मिलता है आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो आपका नाम खराब करने के लिए नेगेटिव रूमर्स मीडिया में लीक करते हैं या फिर आपको अपने एजेंडा के लिए पपेट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये सब होने नहीं दे सकते। आखिर आपको एक दिन यूएस प्रेसिडेंट जो बनना है, इसलिए आपको 24 घंटे 7 दिन हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, एक अपहिल बैटल लड़ते हुए। सिचुएशन तब और खराब होती है जब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको हर दिन टारगेट करना शुरू करती है, लेकिन आप अपने वीकनेस नहीं दिखा सकते। आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से ये सब स्ट्रेस आपको तोड़ने लगता है। और ये एक यूनिक प्रॉब्लम है। आप अपना स्ट्रेस कैसे खत्म करेंगे? आप किसी नाइट क्लब जाकर अपने दोस्तों के साथ मजे नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते। आप एक पब्लिक फिगर है और आपकी रेपुटेशन काफ़ी ज़रूरी है। पेपरजी हर जगह होते हैं। अगर आपने एक भी गलती की तो मीडिया आपको बर्बाद कर देगी। एक स्कैंडल, एक गलत कदम और आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अपना स्ट्रेस किसी भी तरीके से कम करना होगा, वरना आपकी हालत पागलों जैसी हो सकती है। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक सीक्रेट और सुपर एक्सक्लूसिव कैंपिंग ट्रिप।
सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों की एक जगह जहां आप अपने दोस्तों के साथ मजे कर सकते हैं, क्रीपी रिचुअल्स को एंजॉय कर सकते हैं और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। और ये सब कुछ पब्लिक और प्रेस की नजरों से बिल्कुल दूर। वेलकम टू बोहेमियन ग्रोव। लेट 19th सेंचुरी में सैन फ्रांसिस्को क्रिएटिव लोगों के सपनों का शहर था। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को पेंटिंग्स, नोवेल और ड्रामा के जरिए एक्सप्रेस करते थे। 1872 में एक ग्रुप ऑफ राइटर्स, एक्टर्स और जर्नलिस्ट ने यह डिसाइड किया कि वो अपने आर्ट को एक एक्सक्लूसिव और प्राइवेट जगह में एंजॉय करेंगे। इसलिए उन्होंने बोहेमियन क्लब की शुरुआत की, एक सीक्रेट सोसाइटी जहां आर्टिस्ट अपने यूनिक आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते थे बिना किसी लोगों की इंटरफेरेंस के। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ज्यादातर आर्टिस्ट गरीब थे। आर्ट और बोहेमियन लाइफस्टाइल तो ठीक है, लेकिन किसी को रेंट भी देना होता है। तभी बोहेमियन क्लब के लीडर्स के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना कुछ रिच बिजनेसमैन को इनवाइट किया जाए जो आर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। ये बिजनेसमैन एक्सक्लूसिव क्लब के मजे ले सकते हैं और आर्टिस्ट को दोस्त बनाकर शो ऑफ कर सकते हैं और वो हमें बदले में फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। ये एक ब्रिलियंट मूव था। आर्टिस्ट अब अपने सबसे वाइल्ड आइडियाज को फ्रीली लिव कर सकते थे और उन्हें पैसों की भी टेंशन नहीं थी। आर्टिस्ट के गरीबों वाला फेज अब खत्म हो चुका था। अब उन्हें बस सिर्फ एक सीक्रेट जगह चाहिए थी जहां वो अपने आर्ट को एंजॉय कर सके। मॉन्टेरियो, कैलिफोर्निया के पास एक रेडवुड फॉरेस्ट, जिसे उन्होंने बोहेमियन ग्रोव का नाम दिया। उन्होंने मेंबर्स के लिए कैंप्स बनाए जिनका नाम था लॉस्ट एंजल्स, आउल्स नेस्ट और केवमैन। हर कैंप में मेंबर्स एक साथ रह सकते थे, ड्रिंक कर सकते थे, क्लोज फ्रेंडशिप बना सकते थे और अपने आर्टिस्टिक स्पिरिट को जीत सकते थे। लेकिन ये सब इतना परफेक्ट होने के बावजूद भी अब क्लब की कहानी बदलने वाली थी। आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टिस्ट अपने सपने जी रहे थे, पैसे और आइडियाज भी थे। वो अपने रिच फ्रेंड के सपोर्ट के साथ अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन इतने पैसे और स्टेटस के साथ क्लब का डायनामिक बदलने लगा। बोहेमियन क्लब की शुरुआत के सिर्फ 8 साल के बाद पेंटर्स और राइटर्स के ग्रुप ने कंप्लेंट की कि क्लब अब ज्यादा कॉमर्शियलाइज्ड और मेनस्ट्रीम बन गया है। उन्होंने कहा कि असली बोहेमियन स्पिरिट खत्म हो गई है और सब कुछ एक डेड मीडियोक्रिटी में बदल गया है। धीरे धीरे आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह ली पावरफुल और वेल्थी इलाइट लोगों ने, जिसमें शामिल थे बैंकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओ और बहुत बड़े साइंटिस्ट। ये सब लोग एक्सक्लूसिव पार्टी का हिस्सा बनना चाहते थे। पैसा और इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था और क्रिएटिविटी तो बैकग्राउंड में चली गई। फिर एक और ग्रुप के लोगों ने क्लब को ज्वाइन करना शुरू किया। यूएस प्रेसिडेंट्स ड्वाइट एइजनहावर, रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज बुश सीनियर जैसे लोगों ने बोहेमियन क्लब को ज्वाइन किया और उसके बाद ही वो यूएस के प्रेसिडेंट बने। 1973 में जॉर्ज बुश सीनियर ने क्लब को ज्वाइन किया और हिलबिलीज कैंप में शिफ्ट हो गए। उनके रूममेट्स थे बैंक ऑफ अमेरिका और जनरल मोटर के टॉप एग्जीक्यूटिव्स। 2 साल बाद रोनाल्ड रीगन को बोहेमियन क्लब में इंडक्ट किया गया और वो आउल नेस्ट कैंप में शिफ्ट हुए। एक तरफ जॉर्ज बुश बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ रीगन यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ के साथ हैंग आउट कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कितने पावरफुल लोग एक जगह पर आकर सेडी बिजनेस डील्स करते होंगे या फिर दुनिया पर रूल करने के सीक्रेट्स प्लान बनाते होंगे। लेकिन क्लब का एक स्ट्रिक्ट रूल है, वेविंग स्पाइडर कम नॉट हियर, यानी यहाँ नेटवर्किंग, बिजनेस डील्स और सीक्रेट प्लॉटिंग नहीं होती। बोहेमियन ग्रोव एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने स्ट्रेस को भूलने आते हैं, आर्ट्स को एंजॉय करते हैं और मजे करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि रूल्स बनाए ही तोड़ने के लिए होते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि हर कोई अपने अलग एजेंडा के साथ बोहेमियन ग्रोव में आता है और देखा जाए तो उन्हें ब्लेम भी कैसे करें। एक डिनर के दौरान जहां सीईओ और प्रेसिडेंट एक साथ बैठे हैं, सीक्रेट डील्स अपने आप हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि 1942 में बोहेमियन ग्रोव में ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग हुआ था। उनके सिर्फ 3 साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक्स बम गिरा दिए गए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे का रीजन बना। बोहेमियन ग्रोव का एक फेमस पार्ट है उनकी लेक साइड टॉक्स। ये एक तरह की ऑफ द रिकॉर्ड स्पीचेस होती है जो पॉलिटिशियंस और बिजनेस लीडर्स देते हैं। ये एक मौका होता है
इन पावरफुल लोगों के लिए अपने एजेंडा पर बात करने का, अपने विजन के जरिए दुनिया को शेप करने का, वो भी उन मीडिया रिपोर्टर से दूर। पॉलिटिशियंस को ये टॉक बहुत पसंद है क्योंकि ये उनके लिए एक कैजुअल सेटिंग होती है जहां वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं बिना क्लब के रूल नंबर 1 को तोड़े। यह सिर्फ एक कैजुअल चैट लगती है जो एक क्लब मेंबर देता है, लेकिन असल में यह उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू करने का पहला दिन भी हो सकता है। यह एक मौका होता है उनके आइडियाज को सबसे पावरफुल लोगों के सामने रखने का, उनका रिएक्शन देखने का और यह समझने का कि कौन उनका सपोर्ट करेगा अगर वो प्रेसिडेंसी के लिए दाव लगाना चाहे। अगर कोई शख्स लेग साइड टॉक के इम्पोर्टेंस को समझता था तो वो थे रिचर्ड निक्सन। 1950 में निक्सन ने ड्वाइट एइज़नहावर की लेग साइड स्पीच सुनी थी। ये स्पीच काफी लोगों के लिए इम्पैक्टफुल थी। एइज़नहावर की शख्सियत और उनकी एक अलग सी पर्सनालिटी ने स्पेक्टिकल और क्रिटिकल कैवमैन ऑडियंस पर एक गहरा असर छोड़ दिया था, जिसके सिर्फ 3 साल बाद एइज़नहावर यूएस के अगले प्रेसिडेंट बन गए। फिर 17 साल बाद निक्सन की बारी आई अपनी लेग साइड स्पीच देने की, लेकिन तब तक वो एक फेल कैंडिडेट के रूप में देखे जाने लगे थे और उन्हें अपने आप को दोबारा साबित करना था, जिसके बाद उन्होंने एक लेग साइड स्पीच दी। यह स्पीच एक बड़ी सक्सेस रही। उसके सिर्फ 2 साल बाद निक्सन ओवल ऑफिस में दिखाई दिए। निक्सन ने बाद में लिखा, अगर मुझे अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे सेटिस्फाइंग और इम्पोर्टेंट स्पीच चूज करनी हो तो वो मेरी 1967 की लेग साइड स्पीच होती। यह स्पीच ऑफ द रिकॉर्ड थी, इसलिए उस समय ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, लेकिन यह मेरी प्रेसिडेंसी के सफर का पहला माइलस्टोन था। 1967 के बाद निक्सन ने एक और स्पीच देने का सोचा, और वो भी यूएस प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। यूएस प्रेसिडेंट बिना किसी स्ट्रेस के डिसअपीयर नहीं हो सकता, और जब प्रेस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वो भी इस इवेंट को कवर करेंगे। उन्होंने ये सवाल किए, पहला, ये पावरफुल लोग एक घने जंगल में क्या कर रहे हैं? दूसरा, ये लोग क्या बातें करते हैं? तीसरा, क्या यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पब्लिक को भी पता होना चाहिए? और ये सवाल बोहेमियन क्लब के लीडर्स के लिए एक बड़ी टेंशन का कारण बन गया। उन्होंने निक्सन से रिक्वेस्ट की कि वो इस बार अपना प्लान कैंसिल कर दे। 1995 में फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने अपनी लेग साइड स्पीच का इस्तेमाल अपने खास गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया, और वो थे उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। सीनियर बुश ने ऑडियंस को एक क्लियर मैसेज दिया, उनका बेटा एक दिन एक ग्रेट प्रेसिडेंट बनेगा। On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. ये लेग साइड टॉक्स अब तक अमेरिका के बेस्ट केप्ट सीक्रेट में से एक है। कोई नहीं जानता कि ये लोग हर साल क्या डिस्कस करते हैं, और इतने एक्स मिलिट्री गार्ड्स के होते हुए ये बातें देखना या सुनना काफी मुश्किल भी है। अगर आपको ये लेग साइड टॉक्स लाइव देखनी है तो शायद आपको इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बनना होगा, और ये उसके कुछ नियम है। पहला, पॉलिटिक्स या बिजनेस में इम्प्रेसिव करियर बनाइए, या दोनों में। दूसरा, कम से कम 2 बोहेमियन क्लब मेंबर से इनवाइट ले। तीसरा, मेंबरशिप कमेटी को इम्प्रेस करें और प्रूव करें कि आप एक अच्छे बोहेमियन बन सकते हैं। एक्टिंग और ड्रामा में टैलेंट होना एक बोनस है। चौथा, ये इंश्योर करे कि आपका बोहेमियन क्लब ज्वाइन करने का इंटरेस्ट किसी को ना पता चले। पांचवा, मेंबरशिप कमेटी के वोट का वेट करें और प्रे करें कि आप सिलेक्ट हो जाए। छठा, 5 से 10 साल की लॉन्ग वेटिंग लिस्ट के लिए तैयार हो जाइए और इस समय का यूज करें और भी ज्यादा रिच और पावरफुल बनने के लिए। सातवां, मेंबरशिप एक्सेप्ट होने के बाद $25,000 का इनिशिएशन फी पे करें, और अगर आप एक मल्टी मिलियनर है तो आपके लिए यह सिर्फ एक चिल्लर बराबर होगा। आठवां, क्रिपी रिचुअल के लिए रेडी हो जाइए, जो हर साल के समर कैंप की शुरुआत करता है। अब जब आप बोहेमियन क्लब के मेंबर बन चुके हैं तो अब समय है आपके पहले बोहेमियन ग्रूव का। हर साल एक अजीब रिचुअल के साथ ग्रूव शुरू होता है, जिसे क्रीमेशन ऑफ केयर कहते हैं। ये एक डार्क ट्रेडिशन है जो आपको अपनी वरीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने का सिग्नल देता है। आप एक घने जंगल के बीच मिलियनर्स, बिलियनर्स और फ्यूचर प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। हर किसी के चेहरे पर एक टेंस एक्सप्रेशन है और आपको लगता है कि यहाँ कुछ अजीब होने वाला है। अचानक आप देख रहे हैं कि कुछ लोग रेड रोब्स और हुड्स पहने आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग लंबी मशाल लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ और भी लेकर जा रहे हैं, एक कफिन। आप उसके करीब जाते हैं और उसमें झांकते हैं। क्या ये एक इंसानी बॉडी है या फिर ये एक सैटेनिक रिचुअल है?
लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो समझते हैं कि यह तो एक पुतला है, इंसानी बॉडी जैसा, या फिर एक असली बॉडी है, किसे पता। इस पुतले को बॉडी ऑफ केयर कहते हैं, जो उन पावरफुल लोगों के स्ट्रेस और वरी को रिप्रेजेंट करता है जो वो हर रोज झेलते हैं। लेकिन अब समय है उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, या कम से कम कुछ दिनों के लिए। ये लोग इस पुतले को अल्टर तक ले जाते हैं, जहाँ एक जायंट आउल का स्टेच्यू है, जिसके बाद पुतले को लकड़ी के ढेर पर रखा जाता है और आउल के सामने इसे जला दिया जाता है। आग की लपटें तेज और ऊपर जाने लगती है और उनकी सारी वरिस आग में पिघल जाती है। आपको लगता होगा कि बोहेमियन ग्रोव सिर्फ एक समर कैंप है, जहाँ पावरफुल लोग अपने स्ट्रेस को भूलकर रिलैक्स करते हैं। लेकिन क्या ये एक सीक्रेट प्लानिंग ग्राउंड भी हो सकता है, जहाँ दुनिया के फ्यूचर के प्लान बनते हैं? ये शायद दोनों। जब इतनी पावर एक जगह पर हो तो सीक्रेट प्लान्स को डिस्कस ना करना मुश्किल होता है। बोहेमियन ग्रोव के डिस्कशन टॉपिक में एक इनफेमस एग्जांपल है CIA का MK अल्ट्रा प्रोग्राम। कोल्ड वॉर के दौरान CIA को लगा कि सोवियत ने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो आम इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बिना किसी सवाल के किसी को भी मार सकता है और एक रोबोट की तरह ऑर्डर फॉलो करता है। जिसके बाद CIA ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे MK अल्ट्रा कहते हैं। इस प्रोग्राम के साइंटिस्ट ने हर तरह के ड्रग्स और टॉर्चर का इस्तेमाल किया। उनका एक ऑब्जेक्टिव था अपने विक्टिम्स को एक मंचूरियन कैंडिडेट में बदलने का, एक प्रोग्राम किलर जो एक कमांड पे किसी को भी मार दे और फिर उस बात को भूल जाए। ये CIA की हिस्ट्री के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक था। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स और कमेंट में MK अल्ट्रा टाइप कर देना, मैं जरूर से इस पे वीडियो बनाऊंगा। बोहेमियन ग्रोव का वीडियो मैं काफी टाइम से बनाना चाहता था, तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरे वीडियो की शॉर्ट्स क्लिप देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।